नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। ये आज की हमारी बेसिक की क्लास रहेगी। आज बेसिक की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं और सभी कोणों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम पिछली क्लासों की बात ही पूरी रामायण नहीं पढ़ के हम सिर्फ टारगेट पे फोकस करेंगे। जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। फ्री फोकट की लैंग्वेज को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो पहले आज हमारी बेसिक की क्लास है, तो बेसिक को अच्छे ध्यानपूर्वक से आप समझें और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर क्वेश्चन यदि आपने बेसिक की क्लास को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले बेसिक देखिए। बेसिक कर देखने के बाद हम फिर सवालों को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि रेखा व कोण, यहाँ पे लाइन एंड एंगल में हम पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या, जैसे बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो इनके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कुछ मोटे तौर पे, और इसके बाद हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहला हेडिंग डाल देते हैं, जैसे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा। यदि आपको लैंग्वेज देखनी है तो आप शॉर्ट्स वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं रोज़ के 2 वीडियो शॉर्ट्स के अपलोड करता हूँ। उसमें मैं सारी लैंग्वेज बताता हूँ कि आपको बिंदु किसे कहते हैं और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, रेखा किसे कहते हैं और उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो वो सारा मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं केवल टारगेट पे फोकस करूँगा। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिख के सीधा सा बता लेता हूँ कि बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो बिंदु की क्या परिभाषा होती है, तो जिसकी न लंबाई न चौड़ाई और न ही मोटाई होती है, और यह केवल निर्देशांक को व्यक्त करता है, निर्देशांक को निर्देशित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा आपको समझ में आ गई, बिंदु किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। यदि आपको लैंग्वेज देखनी है तो आप शॉर्ट वीडियो देख लें। शॉर्ट वीडियो में आपको सारी लैंग्वेज मिल जाएगी। तो बिंदु को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट डालिए, रेखा। रेखा 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 को हम इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। और रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा को क्या बोलते हैं, तो रेखा की परिभाषा हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका न कोई प्रारंभ हो और न कोई अंत हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। जैसे रेखा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो इसे रेखा को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको हम ये बोलेंगे कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका न कोई प्रारंभ हो और न ही अंत हो। तो ये दोनों तरफ ये आगे बढ़ रही है, तो न तो इसका प्रारंभ हो रहा है न ही इसका अंत हो रहा है, और इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है तो इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं है, और इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो रेखा की परिभाषा समझ में आ गई कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका न कोई प्रारंभ हो और न ही इसका अंत है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और रेखा की इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, किरण किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट डाल दीजिए, किरण। किरण किसे कहते हैं, तो किरण किसे कहते हैं, तो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो मैं लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। एग्जाम में केवल दे रखी होती है। तो आपको यहाँ पे ये टिक करना है कि यदि बिंदु की परिभाषा दे रखी है तो ये किसकी परिभाषा है, तो बिंदु की परिभाषा है। रेखा तो ये, या फिर आपको ये पूछा जाता है कि इसको कैसे प्रदर्शित करते, तो रेखा को इससे प्रदर्शित करते, किरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये किरण है। ये क्या है, तो ये किरण है। और इसकी परिभाषा आपको पूछी नहीं जाती, इसलिए हम सीधे टारगेट पे फोकस कर रहे हैं कि आपको मोटे तौर पर क्या याद रखना है। केवल मैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आपको बिंदु की, रेखा की और किरण की परिभाषा आपको पढ़नी है तो आप शॉर्ट वीडियो देख लें। शॉर्ट वीडियो में मैंने सारी परिभाषा लिखवा रखी है। तो किरण किसे कहेंगे, तो किरण किसे कहेंगे, तो अनंत बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु तो हो लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित न हो। ये प्रारंभिक बिंदु तो है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और रेखाखंड किसे कहते हैं, तो चौथा पॉइंट लिखिए, रेखाखंड। रेखाखंड
तो रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि रेखाखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये रेखा है और इसका खंड मतलब यहाँ पे ये प्रारंभ बिंदु और ये अंत बिंदु। तो ये प्रारंभ बिंदु भी तो निश्चित है और अंत बिंदु भी निश्चित है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु निश्चित हो उसे हम कहेंगे रेखाखंड कहेंगे। तो बिंदु किसे कहते हैं समझ में आ गया। और इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, रेखा को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, दोनों तरफ तीर के निशान। और किरण को एक तरफ तीर का निशान आ गया तो ये किरण आ गया। रेखाखंड यहाँ पे अनंत बिंदु भी है और प्रारंभिक बिंदु भी है, तो दोनों बिंदु निश्चित है, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। अब कोण किसे कहेंगे? ये कोण देखिए, पांचवा बिंदु है कोण। इन सभी की परिभाषा आप शॉर्ट वीडियो में देख ले, शॉर्ट वीडियो में सारी परिभाषा मैंने लिखवा रखी है। कोण किसे कहेंगे? तो कोण के लिए देखिए कि कोण क्या होता है। तो कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो कोण में ये कह सकता हूँ कि यदि दो रेखा है वो किसी एक निश्चित शीर्ष पर झुक रही है तो उसे क्या कहेंगे? कोण बोलेंगे। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो और उसका जो केंद्र बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, तो उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसकी स्पष्ट परिभाषा मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में लिखवा रखी है, तो वो देख लेना। मैं तो ये मेरे हिसाब से परिभाषा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे टारगेट पे फोकस करना है, केवल हम टारगेट को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बिंदु समझ में आ गया, रेखा समझ में आ गया, किरण समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया और कोण समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कोणों का वर्गीकरण। अब आप हेडिंग डाल दीजिए कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण, कोणों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे भी हम लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट टारगेट पे हम फोकस करेंगे कि कोणों का वर्गीकरण, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण हम मुख्य रूप से जो काम में आते हैं वो कोण पढ़ेंगे। जैसे पहला कोण हम पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? तो न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स की भाषा में आप समझा करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो थीटा का मान 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। न्यून कोण के एग्जाम्पल जैसे 30 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण और 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री। ये कोण कौन से हैं? न्यून कोण है। तो ऐसे कोण जिनका मान 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वह कोण कैसा कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण के एग्जाम्पल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ये कैसे कोण है? न्यून कोण है। अब आगे देखिए, ये न्यून कोण हो गया। अब दूसरा हेडिंग डाल दीजिए समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। परिभाषा नहीं लिखवाओ ना, चलेगा? परिभाषा नहीं लिखवाओगा क्योंकि आपको परिभाषा वैसे ये ध्यान में रखनी है, वैसे आपको लिखने के लिए कहीं बोला नहीं जाता है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़े कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण की ये मैंने एग्जाम्पल लिखवा लिया। समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, तीसरा कोण लिख लीजिए अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वह कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो कोण, तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण समझ में आ गया। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो वह कोण जिनका मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण के एग्जाम्पल मैं लिखवा लूँ। अधिक कोण के एग्जाम्पल जैसे 100 डिग्री का कोण,
110 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण और 150 डिग्री का कोण, ये कैसे कोण है? अधिक कोण है। समझ में आ गया? अब हमने क्या क्या पढ़ा वो देखिए। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ये न्यून कोण है। समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण के एग्जाम्पल 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते, आगे देखिए, यहाँ पे 3 कोण तक हो गया। ये चौथा कोण देखिए, ये देखिए, चौथा कोण लिख लीजिए। चौथा कोण लिखिए सरल कोण। सरल कोण या सरल कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण भी कहते हैं। तो हम लिख लेंगे सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण। तो सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो सरल या ऋजु कोण क्या होता है? तो सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं या फिर इसे ऋजु कोण कहते हैं। तो अब आगे देखिए, अब 5 वर्ड देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज आपके काम नहीं आती और आपको इतना तो याद हो रह जाता है क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे सरल या ऋजु कोण हो गया। अब हम देख लेते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, और वृहत कोण को हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिनका मान 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। तो वृहत कोण किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि वह कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो वृहत कोण किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम वृहत कोण कहते हैं। अब आगे देखिए, 6 नंबर का कोण देखिए, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो पूर्ण कोण वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, वह कोण क्या कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है। तो 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि पूर्ण कोण क्या कहलाता है? तो 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। और पूरक ये पूर्ण कोण हो गया। अब आगे देखिए, जैसे ये तो हो गया, ये कोणों का वर्गीकरण हो गया। अब कोणों के प्रकार की बात की जाए, ये कोणों का वर्गीकरण क्या होता है वो आपको समझ में आ गया कि कोणों का वर्गीकरण मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रखा है कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 डिग्री का कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। सरल कोण 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। अब यदि प्रकार की बात की जाए तो ये जैसे आसन्न कोण होता है, समपूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं कि उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था, आप कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं। कोणों के प्रकार में पहला आप हेडिंग डाल दीजिए आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? यदि आपको कोई भी कोण दे रखा हो, इसमें आसन्न कोण कौन सा है, तो ये आप कैसे पता करोगे? तो आसन्न कोण क्या होता है? जैसे मैं आपको लैंग्वेज से नहीं बता के मैं चित्र से समझा लेता हूँ। जैसे मैं एक तरह ये इस तरीके से एक सरल रेखा खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक एंगल बना लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये तो ए और यहाँ पे बी और ये पे सी, इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे एंगल बन रहा है,
एक तो यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं θ1 नाम दे देता हूँ, इस एंगल को मैं θ2 नाम दे देता हूँ। तो आसन्न कोण किसे कहेंगे? तो ए से दो कोण यहाँ पे ये कोण बन रहे हैं, तो ए से दो कोण जिनकी एक भुजा, ये तो एक भुजा, जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उसे क्या बोलेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न कोण किसे कहते हैं? तो जिसकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उसे आसन्न कोण कहते हैं। जैसे इस कोण के अंदर यहाँ पे इसको ओ नाम दे दो। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कि BOC, तो यहाँ पे एक भुजा तो यहाँ पे भी आ रही है BOC, ये भुजा इसमें भी आ रही है, और यहाँ पे COA या फिर AOC, तो एक भुजा यहाँ पे भी आ रही है। तो ये भुजा और ये शीर्ष, ये इस कोण में भी आ रहा है, और ये भुजा और ये शीर्ष इस कोण में भी आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहते हैं। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। जब आप θ1 और θ2 दोनों को जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। θ1 और θ2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और संपूरक कोण भी कितने का होता है? तो संपूरक कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे आसन्न कोण है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री, और संपूरक कोण का मान कितना होता है? तो संपूरक कोण का मान भी 180 डिग्री होता है। और पूरक कोण का मान कितना होता है? तो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये आसन्न कोण और संपूरक कोण का पूछे तब आप समझा लोगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दो कोण जिनके माप का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण भी कितने का होता है? तो संपूरक कोणों का योग, जो कोणों का योग होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री। तो संपूरक कोण जैसे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो संपूरक कोणों में भी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और पूरक कोण, अब आगे हेडिंग डाल दीजिए पूरक कोण। ये आसन्न कोण की बात कर ली, संपूरक कोण की बात कर ली, अब देख लीजिए पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि आपको कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल से चित्र बना के मैं आपको दिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपको एंगल दे रखा है, ये है, ये ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। और यदि मैं यहाँ पे एक इस तरीके से रेखा खींच लूँ, और यहाँ पे ये है फाई है, और यहाँ पे ये थीटा है, तो यहाँ पे पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनके माप का योगफल 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो पूरक कोण समझ में आ गया कि जो 90 डिग्री, कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। तो पूरक कोण में योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया? संपूरक कोण पूछे तो संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, और पूरक कोणों में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पे, ये आज की क्लास हमारी बेसिक की क्लास है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो आप बेसिक को पहले अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे देखिए शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको शीर्षाभिमुख कोण कोई भी एंगल दे दिया जाएगा, और फिर आपको यह पता लगाना है कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से है। तो शीर्षाभिमुख कोण, यदि आपको कोई भी दो सरल रेखाएं दे दी जाती है, जैसे ये सरल रेखा और ये सरल रेखा, ये दोनों सरल रेखा आमने सामने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन से है? तो जो आमने सामने के जो कोण के बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस कोण के सामने वाला कोण ये कोण, और इस
कोण के सामने वाला कोण ये कोण, तो ये आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो एक दूसरे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक दूसरे के विपरीत बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे जहाँ पे ये कोण बन रहा है इसको मैं फाई नाम दे देता हूँ, ये φ1, और यहाँ पे इसको मैं φ2 नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको θ1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं θ2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो इसके सामने वाला कोण ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, तो ये आमने सामने बराबर हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे θ1 बराबर होगा θ2 के और यहाँ पे φ1 बराबर होगा φ2 के। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण। तो आमने सामने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। या फिर एक दूसरे के विपरीत बने कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके विपरीत बना कोण ये कोण और इसके विपरीत बना कोण ये कोण, तो ये आपस में बराबर हो गए। इसके सामने वाला कोण ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो θ1 और θ2 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और φ1 और φ2 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया। अब शीर्षाभिमुख के बाद आता है इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि ये शीर्षाभिमुख कोण हुई। अब कोण की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं कि कोई भी बिंदु दे रखा हो, क्योंकि बेसिक की क्लास है तो बेसिक में मैं आपको सारा कुछ डिटेल बता दूंगा कि आपको यहाँ पे रेखा व कोण ये आपका टॉपिक है, तो इसमें पूरी तरीके से आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बेसिक में सभी कुछ आपको पता चल जाना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको प्रश्न दे दे लेकिन आपको करने का तरीका मालूम है, तब सवाल आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको कोई एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि ये पॉइंट डाल दीजिए कि एक पॉइंट के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, एक पॉइंट के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, एक पॉइंट के चारों ओर बने हो कोण। जैसे मैं ये पॉइंट है, इसके चारों ओर इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी, तो इसके चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, तो एक पॉइंट के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट के या फिर एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 360 डिग्री का कोण हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये तो प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया। अब यदि कोई आपको दो सरल रेखा दे रखी हो और आपको कोई तिर्यक रेखा काटती हो, तब आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आज बेसिक की क्लास है तो हम उसमें सारा डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे आप हेडिंग डाल दीजिए, जैसे हेडिंग तो क्या इसे लिख लो। जैसे आपको कोई भी एक ये सरल रेखा है और ये दूसरी कोई सरल रेखा है, इन दोनों सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। जैसे ये रेखा इस तरीके से काटती है, ये दो सरल रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तब यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे भी बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे कौन कौन से कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक समझना। अब यहाँ पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे दो सरल रेखा है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे। अब यहाँ पे कौन कौन से कोण बराबर हो गए वो देखिए। अब यहाँ पे कोण 1 और कोण 3, ये कोण कैसे कहलाते हैं, ये इसके संगत कोण ये, तो ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से हैं, तो संगत कोण यहाँ पे आप डाल दीजिए संगत कोण। संगत कोण हम पहले चर्चा करेंगे संगत कोण के बारे में। संगत कोण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो ये संगत कोण हो गया। तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो ये कैसा हो गया, संगत कोण हो गया। कोण 1 कोण 3 के बराबर है। अब यहाँ पे इसके संगत कोण ये और इसके संगत कोण ये और इसके संगत कोण ये रहा, तो यहाँ पे कोण 1 कोण 3 के बराबर है। ठीक इसी तरीके से कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो संगत कोण है। तो कोण 2 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 2 बराबर है कोण 4 के, तो ये क्या हो गया, ये भी संगत कोण हो गया। तो संगत कोण
इसके संगत कोण ये रहा, तो कोण 1 के संगत कोण कोण 3 है, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 के संगत कोण कोण 4 है, तो कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका संगत कोण ये रहा, तो यहाँ पे ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो मैं कोण 5 बराबर कोण 7 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण, तो कोण 5 कोण 7 के बराबर है, तो ये दोनों संगत कोण। और इस कोण 8 के संगत कोण कौन सा, कोण 6, तो कोण 6 और कोण 8 बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, तो यहाँ पे कोण 6 बराबर है कोण 8, तो ये दोनों यहाँ पे ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो संगत कोण कौन कौन से हैं, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, ठीक कोण 7 कोण 5 के बराबर है, ठीक कोण 8 कोण 6 के बराबर है। तो ये सारे कोण कौन से कोण हो गए, संगत कोण हो गए। ये कैसे कोण हो गए, तो संगत कोण हो गए। अब हम बात करते हैं कि एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। तो एकांतर कोण जिसमें जेड बनता हो वो एकांतर कोण। तो यहाँ पे अब ये संगत कोण की बात हो गई, अब एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण, यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन से हैं, तो एकांतर कोण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जेड कहाँ बन रही है, यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, ये एकांतर कोण होगा। ठीक इसी तरीके से कोण 7 कोण 3 के बराबर होगा, तो ये भी क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो कोण 2 कोण 6 के बराबर हो गए, ये एकांतर कोण। ठीक इसी तरीके से कोण 7 कोण 3 के बराबर हो गया, ये एकांतर कोण। तो कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, तो यहाँ पे कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, तो ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक इसी तरीके से कोण 7 कोण 3 के बराबर होगा, तो ये कौन से कोण है, तो ये भी एकांतर कोण। तो यहाँ पे कोण 7 कोण 3 के बराबर है। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैं उस समय मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा कि यहाँ पे ये संगत कोण है, ये एकांतर कोण है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि संगत कोण किसे कहते हैं और एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं, एकांतर कोण कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण अब यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि मैं नीचे जाऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं। अब इधर बात कर लेते हैं कि अंतः कोण, अंतः कोण इन दोनों में इसमें पूरे में देखो कि अंतः कोण कौन कौन से। तो अंतः कोण का मतलब क्या होता है, अंदर के कोण। तो अंदर के कोण देखो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, ये अंतः कोण होते हैं। तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, तो ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। तो कोण 2 किसके, यहाँ पे कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से ये कोण 7 कोण 6 के बराबर होगा, ये अंतः कोण का मतलब अंदर के कोण। तो यहाँ पे कोण 7 कोण 6 के बराबर होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कोण 6 बराबर कोण 7। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ये संगत कोण है इसलिए ये बराबर है, ये एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर है, ये अंतः कोण है इसलिए ये बराबर है, ताकि अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अंतः कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं और एकांतर कोण किसे कहते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसी चित्र में मैंने सारा बता दिया कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं और अंतः कोण किसे कहते हैं। अब एक बात और भी देख लेना कि बाह्य एकांतर कोण पूछे तब ये क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। यहाँ पे बाह्य एकांतर मतलब यहाँ पे बाहर की बात की जा रही है। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर। तो यहाँ पे बाहर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एकांतर कोण मतलब एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बाहर और यहाँ पे इसका एकांतर कोण यहाँ पे ये बाहर। तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 ये दोनों आपस में बराबर हो गए और कोण 4 और कोण 8 ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन से है, कोण 1 और कोण 5 ये बराबर है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और ठीक इसी तरीके से कोण 8 बराबर होगा कोण 4 के। तो कोण 8 बराबर होगा कोण 4 के। तो ये कैसे कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है। तो समझ में आ गया। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर है, ये बाह्य एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर है, ये अंतः कोण है इसलिए ये बराबर है, और ये संगत कोण है इसलिए ये बराबर है। तो इसी एक चित्र में आप देख लीजिए कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं और बाह्य एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे अंतः कोण की, पहले चर्चा करेंगे अंतः कोण, दूसरा बाह्य कोण और तीसरा संगत कोण और चौथा
होता है एकांतर कोण। अब अंतः कोण का मतलब क्या होता है, अंदर के कोण। तो यहाँ पे अंदर कौन सा कोण बन रहा है, 2, 3, 6 और 7, ये अंदर के कोण है। तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। ये कौन से कोण है, ये अंतः कोण है। और कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये अंतः कोण है। अब बाह्य एकांतर कोण की बात की जाए तो बाह्य मतलब बाहर के कोण। तो बाहर कौन कौन से कोण है, कोण 1 और कोण 8 ये बाहर के कोण है, और कोण 4 और कोण 5 ये बाहर के कोण है। तो यहाँ पे एकांतर की बात की जा रही है। एकांतर का मतलब इसके जस्ट विपरीत यहाँ पे, तो यहाँ पे कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से कोण 8 कोण 4 के बराबर होगा। ये कौन से कोण है, तो बाह्य एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। ठीक इसी तरीके से संगत कोण की बात की जाए तो संगत कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे संगत कोण। अब संगत कोण तो यहाँ पे ये देखिए, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ये संगत कोण कहलाती है। तो ऊपर वाली संख्या देखो, ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा है। इसके ऊपर सरल रेखा के ऊपर कोण 1 बन रहा है और यहाँ पे सरल रेखा के ऊपर इस तरफ कोण 3 बन रहा है। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से ये सरल रेखा के इधर कोण 8 बन रहा है और इधर कोण 6 बन रहा है। तो कोण 6 कोण 8 ये दोनों बराबर हो गए। कोण 6 और कोण 8 ये दोनों बराबर हो गए। ठीक इसी तरीके से ये सरल रेखा है और इसके नीचे वाले कोण देखो, कोण 2 और इस सरल रेखा के नीचे वाला कोण 4। तो कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर हो गए। ठीक इसी तरीके से ये सरल रेखा के नीचे वाला कोण इधर वाला और नीचे वाला कोण इधर वाला। तो कोण 5 और कोण 7 आपस में बराबर हो गए। तो ये कोण कैसे है, तो संगत कोण है। ये कैसे कोण है, तो संगत कोण है। अब एकांतर कोण की बात करें तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो एकांतर कोण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ जेड बन रहा है वो एकांतर कोण, यहाँ पे ये जेड बन रहा है। तो कोण 2 और कोण 6 ये कैसे कोण है, तो एकांतर कोण है। तो कोण 2 और कोण 6 ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कोण 7 और कोण 3 ये दोनों कैसे कोण है, तो एकांतर कोण है। तो ये एकांतर कोण हो गए। तो समझ में आ गया, एक ही चित्र में मैंने आपको बता दिया कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण किसे कहते हैं और अंतः कोण किसे कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये तो पढ़ लिया कि कोण के बारे में चर्चा कर ली और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण ये सब कुछ पढ़ लिया। और कोणों के टाइप आपको ने पढ़ लिया कि ये 90 डिग्री को कोण, 180, 360 ये सब कुछ पढ़ लिया। यदि आपको कोई भी आकृति या बहुभुज दे दिया जाता है और उसकी आपको भुजाओं की यहाँ पे भुजाएं तो आपको आकृति दे दी जाती है तो भुजाएं तो आप गिन लोगे, लेकिन अंतःकोणों का योग पूछ लिया जाए तब अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करोगे, तो ये देख लीजिए। अंतःकोणों का आपको योग ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करोगे, तो वो देखिए। यदि आपको चतुर्भुज दे दिया जाए या फिर पंचभुज दे दिया जाए या फिर षटभुज दे दिया जाए तो आपको वैसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं याद होता है तो ये देख लीजिए कि आपको अंतःकोणों का योग कैसे निकालना है। कोई भी आपको भुजाएं दे दी कोई भी आपको आकृति दे दी जाती है और आपको अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अंतःकोणों का योग तो सूत्र देख लीजिए। मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख लेता हूँ कि एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। यदि आपको एन भुजा वाला कोई भी बहुभुज दे रखा हो, जैसे समबाहुभुज हो या फिर पंचभुज हो या फिर षटभुज हो, तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो ये निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो n-2 इंटू 180 इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। ये सोल्व हो जाएगा n-2 इंटू 180 ये एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। जैसे हमें समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो समबाहुभुज में 4 भुजाएं होती है तो 4 - 2, 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ पे 2 का 180 से गुणा करोगे तो 8×2 = 36। तो यहाँ पे समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, समबाहुभुज
समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों के योग समबाहुभुज में 4 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे 4 रखोगे, 4 में से 2 गए तो 2 और 18 2 की 36, तो 360 डिग्री। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक इसी तरीके से पंचभुज दे रखा हो, पंचभुज, तो पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो पंचभुज में देखना है तो आप क्या करोगे, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं होती है, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, 18 में 3 का गुणा करोगे तो 18 2 की 54, तो 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। तो समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 360, पंचभुज के 540। इसी तरीके से आपको कोई भी दे दिया जाए तो यहाँ पे मान रखना है, भुजाओं की संख्या रखनी है, -2 करना है और 180 का गुणा कर लेना है, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र, लेकिन आपको कोई अंतःकोण किसी मतलब प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है, तब आप कैसे ज्ञात करोगे? प्रत्येक कोण का कितना मान है ये ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए देखो, जैसे दूसरा डाल दीजिए कि n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो सूत्र लिखा था वही लिखेंगे, तो n-2 इंटू 180 और अपॉन में क्या करना है, n कर लेना है, तब आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान प्राप्त हो जाएगा। हमें जैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि जो जैसे आपको एग्जाम्पल लिखवा लेते हो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे समबाहुभुज का देख लेते हैं। तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2 और 18 2 की 36, तो 360 हो गया। और 360 में यहाँ पे 4 रखोगे, 4 का भाग दोगे तो कि ये कितनी बार जाएगा? तो 4 9 यहाँ पे ये 9 बार जाएगा, तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो प्रत्येक कोण कितना समबाहुभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। तो समझ में आ गया। यदि हमें प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि n भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख लिया समबाहुभुज का, समबाहुभुज में 4 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे 4 रखोगे और यहाँ पे 4 रखोगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 18 2 की 36, 360 हो गया। और 360 में 4 का भाग दोगे तो 4 9 36, तो ये कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो गया? प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी तरीके से आप पंचभुज का निकाल सकते हो, इसी तरीके से षटभुज का निकाल सकते हो, जो भी आपको दे रखा हो उसका मान आप निकाल सकते हो। n भुजा मतलब कोई भी आप मान रखो, तो यहाँ पे भी मान रखो और यहाँ पे भी मान रखो और उसका प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कर लो। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यदि ये तो हो गया, हमने किस किस की बात कर ली? अंतःकोण का योग की बात कर ली। प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तब कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात हो गई। अब यदि हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है तो विकर्णों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में देख लो। जैसे हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि यदि हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो n-3 अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको विकर्णों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगाओगे तो विकर्णों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, यदि हम समबाहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होती? 4 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे 4 रखो और यहाँ पे 4 रखो। 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे 4, तो 2 2 की 4, तो यहाँ पे समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 2 हो गई।
कितनी हो गई? 2 हो गई। कैसे 2 हो गई? तो यहाँ में n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने ले लिया समबाहुभुज का, तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। तो 4 यहाँ पे रखो और 4 यहाँ पे रखो, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 4 तो 2 के पार्ट से कैंसिल, 2 2 की 4 2 बार गया, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरीके से आप पंचभुज ले सकते हो, इसी तरीके से षटभुज ले सकते हो, इसी तरीके से सप्तभुज, आपको कोई भी बहुभुज दे रखा हो तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो समझ में आ गया हमें विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब मैंने आपको सारा आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया, तो हमने क्या क्या पढ़ा है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम क्लास को एंड करते हैं, और फिर मैं कल से आपको सवाल करवाऊंगा। तो हमें क्या क्या हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो देख लेते, थोड़ा रिवीजन कर लेते। हमने केवल इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है, क्योंकि सारे रामायण पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, रेखा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, किरण को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, रेखाखंड को इस तरीके से दर्शाते हैं और कोण को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये तो इसके निर्देशांक हो गए, बिंदु का निर्देशांक, रेखा का निर्देशांक, किरण का निर्देशांक और रेखाखंड का निर्देशांक और कोण का निर्देशांक। अब कोणों का वर्गीकरण, हमें न्यून कोण देखना है, तो न्यून कोण कितने डिग्री का कोण होता है? तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री का कोण, ये न्यून कोण हो गए। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो, इस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे कोण कैसे कोण हो गए? अधिक कोण हो गए। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे हमने पढ़ा था सरल या ऋजु कोण। आगे हमने क्या क्या पढ़ा था? सरल या ऋजु कोण। तो सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री को हम सरल या ऋजु कोण कहते हैं। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से तो बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को हम वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। पूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब कोणों के प्रकार देखे थे, इसमें हमने देखा था आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? तो जिसकी एक भुजा और एक शीर्ष दोनों कोणों में आते हो उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने यही पढ़ा था कि 2 कोण होते हैं तो जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष ये दोनों उभयनिष्ठ हो तो इसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और संपूरक कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। तो संपूरक कोण का योग 180, आसन्न कोणों का योग 180 और पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण तो जो एक दूसरे के विपरीत बने कोण कैसे कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसके विपरीत बना कोण ये और इसके विपरीत बना कोण ये, तो ये आपस में कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो θ1 θ2 के बराबर होगा और φ1 और φ2 ये दोनों बराबर हो गए। तो ये कैसे कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा। और यहाँ पे एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बनने हुए कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, अंतःकोण। अंतःकोण अंदर के कोण बराबर हो तो ये अंतःकोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण अंतःकोण है और ये दोनों कोण अंतःकोण है। बाह्य एकांतर कोण, बाहर के एकांतर कोण, कोण 1 कोण 5 के बराबर और कोण 8 कोण 4 के बराबर, ये कैसे कोण है? तो बाह्य एकांतर कोण है। और ये कैसे कोण है? तो बाह्य एकांतर कोण। ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। संगत कोण, इसके संगत कोण, ऊपर वाली संख्या देखो, ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या। कोण 1 कोण 3 ये संगत कोण और कोण 8 कोण 6 ये संगत कोण। कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 ये संगत कोण। कोण 7 और कोण 5 ये संगत कोण हो गए। ठीक इसी तरीके से एकांतर कोण की बात करें तो यहाँ पे कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा और कोण 7 और कोण 3 ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो एकांतर कोण, संगत कोण, अंतःकोण और बाह्य एकांतर कोण के बारे में आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी समझ में नहीं आता है, आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने भुजाओं, जैसे किसी भी बहुभुज, कोई भी आपको बहुभुज दे रखा है, इसमें आपको अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करोगे? तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र n-2 × 180। जैसे हमें बहुभुज का निकालना है, पंचभुज, षटभुज, ऐसे आप अष्टभुज, आप कौन सा भी बहुभुज दे रखा हो तो आपको उस भुजाओं की संख्या लिखनी है, -2 करना है, 180 का गुणा करना है, तो आपको यहाँ पे अंतःकोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र n-2 × 180।
ठीक इसी तरीके से प्रत्येक अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है तो n-2 इंटू 180/n, तो इस फॉर्मूले से प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-3/2 ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।